अब सवाल ये है कि क्या भारत उन्हें बांग्लादेश के हवाले करेगा? क्या इस सजा का भारत में कोई कानूनी प्रभाव है? क्या यूएन इस फैसले को मान्यता देता है? और क्या शेख हसीना की जान अब भारत के फैसले पर टिकी है? आइए समझते हैं पूरा मामला। 2024 का छात्र आंदोलन। सत्ता का पतन पिछले साल 2024 में बांग्लादेश सरकार की आरक्षण नीति सुधार के विरोध से शुरू हुआ आंदोलन सिर्फ 48 घंटों में राष्ट्रव्यापी बगावत बन गया। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक इस आंदोलन में 1200 से 1400 के करीब लोगों की मौत हुई, 20,000 घायल हुए, 8,000 से अधिक छात्रों की गिरफ्तारी हुई और 23 दिन तक सोशल मीडिया ब्लैकआउट रहा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इसे बांग्लादेश का लार्जेस्ट सिविलियन अपराइजिंग कहा गया। सरकार के दमन अभियान के बाद फिर सेना तटस्थ हो गई और संसद भंग हो गई। हालात बिगड़ते देख अगस्त 2024 में शेख हसीना देश छोड़कर भारत पहुंची। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें ऋणात्मक सुरक्षा कवच, नेगेटिव सिक्योरिटी शील्ड मुहैया करवाई, यानी उनका ठिकाना गोपनीय रखा है, लेकिन सुरक्षा सरकारी मिली है। आईसीटी 1 का मुकदमा और मौत की सजा 17 नवंबर को सजा सुनाते हुए बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल 1 आईसीटी 1 ने 3 अभियोगों का हवाला दिया। प्रदर्शनकारियों पर हवाई हमले की मंजूरी, शहरी इलाकों में एयर टारगेटिंग ऑपरेशन का आदेश, मानवाधिकारों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन अदालत का निष्कर्ष था। राज्य के सुरक्षा बलों का इस्तेमाल युद्ध जैसे अभियान के लिए किया गया। शहरी नागरिक जनसंख्या को दुश्मन के तौर पर चिन्हित किया गया। अभियोजन पक्ष ने एक कथित कॉल रिकॉर्डिंग पेश की जिसमें हसीना को यह कहते सुना जाता है, मेरे खिलाफ दर्ज केस मुझे मारने का लाइसेंस देते हैं। आईसीटी 1 ने इसे क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की श्रेणी मानकर सजाए मौत दी है। ये राजनीतिक हटाओ अभियान है, न्याय नहीं। इस पर शेख हसीना ने बयान दिया है, ये राजनीतिक हटाओ अभियान है, न्याय नहीं। उन्होंने अपने खिलाफ आए मौत की सजा के फैसले के बाद ये प्रतिक्रिया दी है। प्रमुख रिपोर्ट्स और बयानों के मुताबिक शेख हसीना, जो वर्तमान में भारत में रह रही है, उन्होंने बांग्लादेश के अंतरिम प्रशासन द्वारा स्थापित इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल 1 को पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने इसे एक कंगारू कोर्ट और अपनी अवामी लीग पार्टी को राष्ट्रीय चुनावों में भाग लेने से रोकने के लिए राजनीतिक अभियान का हिस्सा बताया है। हसीना ने इस मुकदमे को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। ये प्रतिक्रिया उनके और उनकी पार्टी के रुख को दिखाती है कि ये फैसला न्याय पर आधारित न होकर राजनीतिक प्रतिशोध का नतीजा है। क्या बांग्लादेश की मौत की सजा भारत में लागू होती है? भारत में कानूनी स्थिति स्पष्ट है। विदेशी अदालत की सजा भारत में लागू नहीं होती जब तक भारत की अपनी अदालत उसकी समीक्षा करके उसे स्वीकार न करे। मतलब, भारत में बैठी शेख हसीना पर आईसीटी 1 की मौत की सजा का कोई प्रभाव नहीं है। क्या यूएन इस सजा को लागू करा सकता है? आईसीटी एक घरेलू कोर्ट है। यूएन सिर्फ 2 अदालतों के फैसलों को लागू करवा सकता है। आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीटी की जुरिडिक्शन एंड फोर्स नहीं है। इसलिए यूएन भारत को शेख हसीना को सौंपने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। क्या भारत कानूनी रूप से प्रत्यर्पण कर सकता है? भारत बांग्लादेश में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी मौजूद है, लेकिन भारत का कानून प्रत्यर्पण पर 3 सुरक्षा फिल्टर लागू करता है जिनकी अलग अलग शर्तें हैं। राजनीतिक प्रतिशोध का जोखिम हो तो प्रत्यर्पण रोका जा सकता है। निष्पक्ष ट्रायल न मिले तो प्रत्यर्पण को पूरी तरह ब्लॉक किया जा सकता है। मानवाधिकार उल्लंघन का खतरा या मौत की सजा का डर हो तो राजनीतिक शरण को प्राथमिकता दी जाएगी। भारत का एक्स्ट्राडिशन एक्ट कहता है, डेथ पेनल्टी प्लस पॉलिटिकल रीजंस एक्स्ट्राडिशन लीगली डिनायबल, यानी भारत चाहे तो पूरी तरह कानूनी आधार पर प्रत्यर्पण को रोक सकता है। अगर भारत मना करे तो बांग्लादेश क्या कर सकता है? इस कंडीशन में बांग्लादेश कूटनीतिक दबाव डाल सकता है। सार्क बटा ओआईसी बटा कॉमनवेल्थ जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों में शिकायत कर सकता है। अनहार्क में भी मुद्दा उठाया जा सकता है। लेकिन इस सूरत में भारत के पास भी कानूनी सुरक्षा दीवारें हैं। मानवाधिकार शील्ड, ह्यूमन राइट शील्ड, राजनीतिक उत्पीड़न खंड, पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन क्लॉज, निष्पक्ष सुनवाई सिद्धांत, फेयर ट्रायल डॉक्ट्रिन। इसलिए बांग्लादेश भारत को कानूनी रूप से बाध्य नहीं कर सकता। शेख हसीना को बांग्लादेश को वापस सौंपने का असर बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं का बढ़ना, हसीना की अवामी लीग पार्टी के समर्थकों और सहानुभूति रखने वालों में भारत के खिलाफ भारी गुस्सा पैदा हो सकता है,
जिससे द्विपक्षीय संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। भारत शासन बदलता है का आरोप। विपक्ष और दूसरे समूह इस घटना का इस्तेमाल ये दावा करने के लिए कर सकते हैं कि भारत अपने पड़ोसी देशों की आंतरिक राजनीति और सत्ता परिवर्तन में सीधे तौर पर दखल देता है। सुरक्षा और राजनीतिक खतरा। अवामी लीग की तरफ से हिंसक प्रतिक्रियाएं हो सकती है और भारत पर एक पूर्व प्रधानमंत्री को सौंपने का आरोप लगाया जाएगा, जिससे क्षेत्र में भारत की छवि और सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। शेख हसीना को वापस नहीं सौंपने का असर सीमा वाणिज्य पर प्रभाव। प्रत्यर्पण न करने का निर्णय दोनों देशों के बीच व्यापार, सीमा पार सहयोग और आर्थिक रिश्तों को प्रभावित कर सकता है, जिससे व्यापार की रफ्तार धीमी हो सकती है। सुरक्षा सहयोग में कमी। राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियानों में बांग्लादेश से मिलने वाला सहयोग प्रभावित हो सकता है। बांग्लादेश का चीन की तरफ झुकाव ये सबसे बड़ा भूराजनीतिक जोखिम है। अगर भारत सहयोग नहीं करता है तो बांग्लादेश चीन के करीब जा सकता है, जो भारत के रणनीतिक हितों के खिलाफ होगा और क्षेत्र में चीन के प्रभाव को बढ़ाएगा। संक्षेप में, ये स्थिति हकीकत में एक जटिल भूराजनीतिक पहेली है, जिसमें भारत को अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी और सुरक्षा हितों को संतुलित करना होगा। चाहे वो कोई भी फैसला ले, भारत का संभावित रास्ता भारतीय विदेश रणनीति विशेषज्ञों के मुताबिक तीन संभावित विकल्प हो सकते हैं। साइलेंट असाइलम मॉडल, शरण जारी रहें और प्रत्यर्पण पर चुप्पी साधे रहें। मामला अभी समीक्षा में कहकर प्रक्रिया को लंबित करते रहें। ह्यूमन राइट्स शील्ड मॉडल, साफ कहना, मौत की सजा राजनीतिक बदला होने के कारण प्रत्यर्पण संभव नहीं है। कंडीशनल एक्स्ट्राडिशन, भारत कह सकता है फांसी हटाओ और निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय ट्रायल दो, तभी प्रत्यर्पण संभव है। तीनों तरीकों में एक बात सामान्य है, हसीना की जिंदगी की डोर दिल्ली की कूटनीतिक रणनीति से जुड़ी है। खैर, दुनिया ताकत से चलती है और कानून उसी ताकत के अनुकूल झुकता है। ढाका में फैसला हो चुका है, लेकिन शेख हसीना की जिंदगी अब अदालत नहीं, भारत की विदेश नीति तय करेगी। क्या भारत सिद्धांत चुनेगा या पड़ोसी से रिश्ते? क्या राजनीतिक शरण कूटनीतिक आग बन जाएगी? अगला अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है।